ओके फ्रेंड्स, तो आज हम अपने कंप्यूटर की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं शुरुआत से। कंप्यूटर देखो क्या होता है। यह एक लैटिन वर्ड जो कम्यूट होता है उससे बना हुआ वर्ड है, शब्द है। ठीक है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। हिंदी में इसको संगणक बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। तो क्या होता है, देखो यूजर जो होता है, इसको यूज करने वाला, वो डाटा इनपुट करता है, कंप्यूटर उस पर काम करता है और एक आउटपुट देता है। आउटपुट ही क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है। देखो एक चीज़ देख लेते हैं। जो कमांड कंप्यूटर को यह बताते हैं कि उसे क्या कार्य करना है, वो उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं या निर्देश बोलते हैं। कंप्यूटर की संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी 3 बेसिक यूनिट्स होती हैं। नंबर 1 सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर, नंबर 2 इनपुट, नंबर 3 आउटपुट। सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर क्या है, यह कंप्यूटर का ब्रेन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। एक एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो क्या करता है, गणितीय संक्रियाएं करता है, तार्किक संक्रियाएं करता है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सभी कहाँ पे होते हैं, एएलयू में परफॉर्म होते हैं। तो डाटा का चयन करना और उसका मिलान करना, ये काम जो होता है वो एएलयू का होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। उसके बाद दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, इसी का सीपीयू का दूसरा भाग जो होता है, पहला एएलयू, दूसरा कंट्रोल यूनिट एंड तीसरा मेमोरी यूनिट। अभी देखो एएलयू और एमयू के बीच में सीयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के और मेमोरी यूनिट के बीच में कंट्रोल यूनिट होता है। यह एक नर्व सिस्टम की तरह काम करता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है। ठीक है। सभी यूनिट्स को कंट्रोल करना, मैनेज करना और ऑपरेशन का देखने का जो काम होता है वो सीयू ही करता है। ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, डाटा को अगर संग्रहित करना है या सुरक्षित करना है तो मेमोरी यूनिट का यूज होता है। रॉ फैक्ट का दूसरा नाम डाटा होता है। विशिष्ट प्रोग्रामों का समूह जो होता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। निर्देशों का जो समूह होता है उसको प्रोग्राम बोलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो जिसे स्पर्श नहीं कर सकते, एप्लीकेशन, मोबाइल सॉफ्टवेयर या फिर विंडोज जो होते हैं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर हैं सभी। हार्डवेयर क्या होते हैं, जो जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या मॉनिटर हो गया। और देखो एक वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको बोलते हैं, वो मॉनिटर ही जो रहता है उसी को विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो भी बोलते हैं। कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जिसका प्रयोग भौतिक राशि के मापन में किया जाता है। ताप हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता हो गई, ये सभी के मापन में जिसका हम यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर। जैसे थर्मामीटर है, वोल्ट मीटर है, बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, ये सभी क्या हैं, एनालॉग कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, डाटा को 0 और 1 के रूप में प्रविष्ट कराते हैं। ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों जिसमें होते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, आकार एवं गति के आधार पर। अगर आकार और गति के आधार पर देखें हम, तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है उसके बाद में। तो 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं आकार और गति के हिसाब से, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। तो गति की भी देखेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा मिनी कंप्यूटर की होती है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा मेन फ्रेम की होती है, मेन फ्रेम से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की गति होती है। ठीक है। सबसे पहला जो है माइक्रो कंप्यूटर, इसका देख लेते हैं। इसे सर्वप्रथम 1970 में IBM द्वारा विकसित किया गया था। जो ये पर्सनल कंप्यूटर है, नोटबुक है, पाम टॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये सभी क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। ठीक है। बिग आयरन किसको बोलते हैं, देखो इसका प्रयोग सर्वर में होता है, सर्वर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग बिग आयरन का कौन सा होता है, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो बिग आयरन के नाम से भी जानते हैं इसको। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं, मिनी कंप्यूटर जो है इसका विकास 1965 में हुआ था। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो डिजिटल इक्विपमेंट जो PDP-8 है वो मिनी कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं, ये तेज़ होता है, आकार में बड़ा होता है, नाभिकीय तकनीकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और बड़े अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जाता है।
भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है, जो सीडेक पुणे ने बनाया है। सीडेक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कंप्यूटर की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो 4-5 विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। एक्यूरेसी, सटीकता या त्रुटिहीनता के साथ में काम करता है कंप्यूटर। कंसिस्टेंसी के साथ में काम करता है, लगातार कार्य कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, लचीलापन है, मतलब कहीं भी उठा के रख के काम कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप जो होता है, मोबाइल होता है, वो भी कंप्यूटर ही है। स्पीड हो गया, इसमें तेज़ स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड तेज़ या तीव्र होती है, लगभग 10⁹ नैनो सेकंड के आसपास इसकी स्पीड रहती है। सामान्यतः जो गति होती है 2 से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसमें स्टोरेज भी हम कर सकते हैं, संग्रहण क्षमता भी इसकी होती है। कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो ENIAC है, ENIAC। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। 1946 में JP एकार्ट और जॉन मॉचले ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। एक एबाकस होता है जो ली काई चैन ने इसकी खोज करी थी, चीन में, और गणितीय संक्रियाएं करने के लिए यूज होता था। कैलकुलेटर देखो 1645 में इसकी खोज हो गई थी। फ्रांस के जो ब्लेज पास्कल थे उन्होंने कैलकुलेटर की खोज करी थी। यह एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो कैलकुलेटर होता है, अगर एग्जाम में दिया है डिजिटल दिया है तो डिजिटल भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन से सिद्धांत पर कैलकुलेटर काम करता है? ओडोमीटर प्लस क्लॉक के सिद्धांत पर काम करता है। नंबर 3 देख लेते हैं। एनालिटिकल इंजन 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। यह वर्तमान कंप्यूटर का एक आधार माना जा सकता है। जो एनालिटिकल इंजन है 1833 में इसकी खोज करी थी चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर की कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे एडसेक है, यह पहला कंप्यूटर है जो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता था, ठीक है। एडसेक जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसकी जो एडसेक की आविष्कार है वो 1949 में मैरिस बिल्कस ने किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के में थे ये मैरिस बिल्कस 1949 में एडसेक की। यह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर संबंधी प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है एडवैक, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डेसिमल की जगह बाइनरी का यूज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एडवैक से। इसका आविष्कार 1950 में वॉन न्यूमैन ने किया था। उसके बाद में 1951 में यूनिवैक आ जाता है, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज़ होता था। जो यूनिवैक है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होने के समस्त गुण इसमें विद्यमान थे यूनिवैक में। देखो प्रथम पीढ़ी का टाइम फ्रेम जो है वो 1942 से लेके 1955 तक है। कंप्यूटर की अगर पीढ़ियों की बात करें तो प्रथम पीढ़ी देखो 1942 से 1955 तक थी। वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नलिका का इसमें यूज़ होता था। मेमोरी के लिए जो यूज़ होता था इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ होता था प्रथम पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी देख लेते हैं। 1955 तक पहली थी, 1956 से 1964 तक थी द्वितीय पीढ़ी। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। संग्रहण या मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होता था। फिर तीसरी पीढ़ी आ जाती है, तृतीय पीढ़ी। दूसरी 1964 में ख़त्म हुई। तृतीय पीढ़ी 1965 से लेकर 1975 तक। IC का इसमें आविष्कार हो जाता है। SSI और MSI का। IC मतलब इंटीग्रेटेड चिप। इसकी जो इंटीग्रेटेड चिप की खोज करी थी JC किल्वी ने जो स्टोरेज था तृतीय पीढ़ी में वो मैग्नेटिक या फिर स्टोरेज कैपेसिटी जो है आ जाती है इस टाइम पे। MPUS की शुरुआत हो जाती है। MPUS क्या है? मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। साथ ही कंप्यूटर के सभी पार्ट अलग अलग मिलने शुरू हो जाते हैं थर्ड पीढ़ी में ही। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में भी कौन सी देखो? कोबोल, बेसिक, पास्कल, एल्गोग, ठीक है। फिर चतुर्थ पीढ़ी देख लेते हैं। 1975 में तृतीय पीढ़ी खत्म हो जाती है। चतुर्थ पीढ़ी 1976 से लेके 1989 तक थी। माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की स्टार्टिंग हो जाती है। VLSI का इसमें यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। GUI का स्टार्ट हो जाता है इसमें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। संग्रहण जो था वो सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, ठीक है।
लैंग्वेज यहाँ पे सी और C++ का स्टार्ट हो जाती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। पंचम पीढ़ी की अगर बात करें तो 1989 में चतुर्थ पीढ़ी खत्म होने के बाद में पंचम पीढ़ी 1990 से स्टार्ट हो जाती है और अभी तक पंचम पीढ़ी ही चल रही है। इसमें ULSI का स्टार्ट हो जाता है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्टोरेज जो है इसमें ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी में स्टार्ट हो जाता है। इंटरनेट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इसमें स्टार्ट हो जाते हैं पंचम पीढ़ी में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, विशिष्ट प्रोग्रामों का समूह होता है, जैसे एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर है ये एक। पीसी जो होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है। IBM ने 1981 में इसकी आविष्कार किया था। कंपोनेंट ऑफ पीसी देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का जो कंपोनेंट होते हैं क्या क्या होते हैं उसमें, सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, मेमोरी होता है। तो सिस्टम यूनिट की अगर बात करें तो ये हार्डवेयर जहाँ पर जुड़े रहते हैं, यह एक सेट या डब्बा होता है, जैसे चेसिस या टावर के नाम से भी जानते हैं। मदरबोर्ड, रैम, SMPS जैसे सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स इसी में फिक्स होते हैं, जो सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है। प्रोसेसर देख लेते हैं। कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन यहीं पे संचालित होते हैं, यही CPU होता है, ठीक है। इसका स्लॉट जो होता है प्रोसेसर का मदरबोर्ड में होता है। प्रोसेसर में ही ALU एंड CU यूनिट होते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, सभी हार्डवेयर या घटक इसी से जुड़े होते हैं, जैसे रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सभी किस में जुड़े होते हैं, SMPS हो गया मदरबोर्ड में, ठीक है। SMPS क्या है, देखो स्विच्ड बोर्ड पावर सप्लाई। ये क्या काम करता है, हाई वोल्टेज जो AC है उसको लो वोल्टेज DC में बदल देता है। कंप्यूटर के सभी घटकों को बिजली प्रदान करता है। सभी घटकों को अलग अलग पावर सप्लाई चाहिए। जिस हार्डवेयर को जितनी पावर सप्लाई चाहिए उसका निर्धारण SMPS करता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जिन डिवाइसेस से डाटा कंप्यूटर में इन किया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे माउस है, इसकी खोज करी थी डगलस एंजलबर्ट ने। कर्सर भी बोलते हैं इसको। इसमें 3 बटन होती हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल। लेफ़्ट क्लिक क्या करता है, देखो लेफ़्ट क्लिक को अगर डबल क्लिक करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है। राइट क्लिक अगर हम क्लिक करते हैं तो फाइल के ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे कट, कॉपी, ओपन विद, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप का भी फीचर होता है। कर्सर से ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब पकड़कर किसी चीज़ को दूसरे फोल्डर में डालने का जो काम है वो भी माउस से ही होता है। नंबर 2 देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस में ही कीबोर्ड आता है। 5 प्रकार के कीज़ होते हैं इसमें। अल्फ़ाबेटिक कीज़ होते हैं A से Z तक 26। न्यूमेरिक कीज़ होते हैं 0 to 9, 10 और फंक्शन कीज़ होते हैं F1 से F12। नेविगेशन कीज़ होते हैं नंबर 4 पर। नेविगेशन कीज़ जो कौन कौन से होते हैं, एरो जो होते हैं ना, 4 एरो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन वाले, वो इसी में आते हैं नेविगेशन कीज़ में। और नेविगेशन कीज़ में कौन सा आता है, होम बटन आती है और एंड बटन आती है। होम बटन देखो और पेज अप एंड पेज डाउन बटन होती है, ठीक है। पेज अप से क्या होता है, कर्सर को पिछले पेज पर ले जाता है। पेज डाउन अगले पेज पर ले जाता है कर्सर को, ठीक है। फिर कुछ स्पेशल पर्पज़ कीज़ होते हैं, जैसे कैप्स लॉक है। अगर इसको हम ऑन कर देते हैं तो जो कीबोर्ड वाले अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं वो किस में टाइप होंगे, वो अपर केस में होंगे। और अगर हम उसको कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो लोअर केस में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेशल पर्पज़ कीज़ में ही। होम की हो गया, यह कर्सर को लाइन के प्रारंभ में ले जाता है। एंड की हो गया, यह कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। शिफ्ट की क्या होता है, देखो यदि आप किसी बटन का प्रयोग करते हैं शिफ्ट के साथ में तो वह उस बटन के ऊपर वाले कैरेक्टर को छापेगा, ठीक है। शिफ्ट की के साथ में अल्फ़ाबेट अगर डालेंगे तो अपर, शिफ्ट की और कोई अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो अपर केस में टाइप होगा, ठीक है। एंटर की को देखो रिटर्न की भी बोलते हैं। कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो हम एंटर की का यूज़ करते हैं। नमलॉक की क्या होता है, देखो ये कीबोर्ड में राइट साइड में होती है। एक्टिव कर देंगे तो जो नंबर है वही प्रेस होगा। जो नंबर पैड होता है उसमें से नंबर दबाएंगे। अगर हमने नमलॉक की ऑन कर रखा है तो नंबर प्रेस होगा। अगर हमने नमलॉक की ऑफ कर रखा है तो यह एक डायरेक्शनल अरे के रूप में काम करेगा, ठीक है। अप डाउन लेफ्ट एंड राइट के रूप में काम करेगा जो नंबर कीज़ जो हैं, ठीक है। अगर ऑफ है नमलॉक की तो टैब की क्या होता है, टेबुलेटर की भी इसको बोलते हैं। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। डॉक्यूमेंट्स में पेज मार्जिन सेट करना है तो टैब की का यूज़ होता है। पैराग्राफ सेट करने के लिए और उनके शब्दों के बीच में दूरी सेट करने के लिए टैब की का यूज़ होता है।
ESC बटन का देखो क्या है यूज़, या ये कैंसिल बटन होती है। चल रहे प्रोग्राम को अगर बंद कर बाहर आना है तो उसके लिए ESC बटन का यूज़ करते हैं। अगर ESC का हम कंट्रोल के साथ में बटन प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। स्पेस बार क्या होता है, दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। बैक स्पेस क्या होता है, कर्सर के बाईं ओर टेक्स्ट को मिटाने के लिए यूज़ होता है। डिलीट की क्या होती है, कर्सर के दाईं ओर टेक्स्ट को मिटाने के लिए यूज़ होती है। कंट्रोल की के कुछ कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं, जैसे कंट्रोल A मारा तो सारे जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C कॉपी होता है, कंट्रोल Z अनडू होता है, कंट्रोल V पेस्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल वाई रीडू होता है। रीसेट अगर हमें करना है तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट दबाएंगे। मॉडिफायर कीज़ कौन कौन से होते हैं, देखो कंट्रोल आल्ट एंड शिफ्ट, ये मॉडिफायर कीज़ होते हैं। कोई प्रोग्राम अगर चल रहा है यदि उसे बंद करना है तो आल्ट के साथ में F4 दबाएंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं अभी। स्कैनर हो गया, जैसे इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर की अगर हम बात करें तो 3 तरह के स्कैनर होते हैं, फ्लैट पैड स्कैनर, ड्रम स्कैनर एंड हैंड होल्ड स्कैनर, ठीक है। एक डिजिटाइज़र होता है जिसमें हम साइन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, उसमें टाइप करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेगा, वो डिजिटाइज़र हो गया। माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। माउस का यूज़ समतल स्थान पर करते हैं, ठीक है। MICR क्या है, देखो ये भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखो अगर MICR में अगर मशीन की बात हो रही है तो रीडर आएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। अगर वहीं टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो रीडर की जगह रिकॉग्निशन हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। डिवाइस जो होती है वो रीडर होता है और टेक्नोलॉजी जो होती है वो रिकॉग्निशन होता है। OMR हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। BCR हो गया बारकोड रीडर, वेब कैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। अभी हम आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर को VDU भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये 3-4 तरह के मॉनिटर रहते हैं। जैसे पहला था CRT कैथोड रे ट्यूब, सबसे पहले यही यूज़ होता था। उसके बाद LCD आया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर TFT आया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें हर एक जो पिक्सल होता है वो एक कैपेसिटर होता है बेसिकली, ठीक है, TFT में। फिर LED आ गया, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। प्रिंटर देखो, किसी कागज़ पर कुछ प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ होता है। प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, यह टाइपराइटर जैसा होता है, यह कागज़ के साथ संपर्क करके प्रिंट करता है, ठीक है। अभी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लाइन प्रिंटर है, स्पीड इसकी थोड़ी फास्ट होती है, 300 से 500 लाइन ये टाइप करता है। ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया। लाइन प्रिंटर जो होता है एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो पत्र लिखने के लिए यूज़ होता है। जैसे बागवान मूवी में जो अमिताभ बच्चन लिखता है ना, वो डेजी व्हील प्रिंटर ही है, लेटर जो लिखता है उसमें वो, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, इसमें रोल लगा हुआ रहता है। जैसे मशीनों में यूज़ होता है ये ATM मशीन में, ठीक है, या POS मशीन में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देख लेते हैं। लेज़र प्रिंटर होता है। नॉन मैट्रिक प्रिंटर में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, यह कागज़ के साथ में संपर्क नहीं करता है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे लेज़र प्रिंटर हो गया, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, पेज बाय पेज प्रिंट करता है ये। इंकजेट प्रिंटर हो गया, इंक और कलर होते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से कलर, 4 कलरों का यूज़ होता है, लाल, पीला, काला एंड नीला। इसको लपकन वर्ड से याद करते हो, लप और लाल, प फॉर पीला, क फॉर काला, न फॉर नीला, लपकन। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस देख लेते हैं। कंप्यूटर में जो डाटा इनपुट किया गया है या यदि आप उस डाटा को रीयूज़ करना चाहते हैं या तो उसको सेव करना पड़ेगा, जहाँ पे भी सेव करेंगे वो उसकी मेमोरी में सेव होगा। टाइप ऑफ मेमोरी देखो, 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं या आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या फिर वाई मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो 4 तरह की है। देखो, रैम, रोम, रजिस्टर मेमोरी एंड कैचे मेमोरी। रैम जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थाई मेमोरी है,
ठीक है, वो वॉलेटाइल है। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम जो होती है अस्थाई, जब तक कंप्यूटर चल रहा है और यूज़र द्वारा कंप्यूटर में जो भी काम किया जा रहा है या डाटा डाला जा रहा है, यह डाटा तब तक दिखेगा जब तक कंप्यूटर पर प्रोसेस चल रही है। अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाने पर यह डाटा का लॉस हो जाएगा या यह डाटा चला जाएगा। यदि इस डाटा को सेव करना चाहते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो रैम के जो प्रकार होते हैं वो दो तरह की रैम होती है। एक एस रैम होती है स्टैटिक रैम, और एक डी रैम होती है डायनामिक रैम। अगर डायनामिक रैम की अगर हम बात करें तो इसमें डाटा ज़्यादा होल्ड करेगी, गति इसकी धीमी होती है, विद्युत आवेश इसमें ज़्यादा लगता है, बार बार इसमें रिफ्रेश किया जाता है। जो एस रैम है वो कम डाटा होल्ड करती है, इसकी गति तेज़ होती है, यह कम विद्युत आपूर्ति लेती है और बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं होती। क्यों नहीं ज़रूरत होती बार बार रिफ्रेश करने की? क्योंकि लैच लगा होता है इसमें, फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं इसको। ट्रांजिस्टर डिसेबल्ड सर्किट होता है इसमें, जो एस रैम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी रोम देख लेते हैं, ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल। ये परमानेंट मेमोरी है क्योंकि एक बार डाटा डालने या स्टोर करने पर उसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, रीराइट या इरेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो बायोस जो प्रोग्राम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला, तो ये रोम में ही स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर ऑन होने पर जो भी प्रोग्राम चलते हैं वो बायोस में ही चलते हैं। रोम के अगर प्रकार की बात करें तो सबसे पहला होता है पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम या डाटा एक बार में स्थिर हो जाता है और इसे मिटाया नहीं जा सकता इसमें। फिर होता है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके डाटा को पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट मेमोरी भी इसी को ई प्रोम को ही बोलते हैं। ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कम डाटा स्टोर होता है इसमें, विद्युत आवेश करने पर डाटा मिटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ रजिस्टर मेमोरी। यह सीपीयू में लगी हुई मेमोरी है लेकिन मेन मेमोरी नहीं है। ये भी अस्थायी मेमोरी होती है जो रजिस्टर मेमोरी है। सबसे छोटी मेमोरी है लेकिन सबसे फास्ट मेमोरी भी है ये रजिस्टर मेमोरी, क्योंकि डायरेक्टली ये कहाँ पे लगी हुई रहती है? सीपीयू में लगी हुई रहती है। स्पीड फास्ट होती है इसकी, साइज़ छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। यह सब कुछ रजिस्टर मेमोरी पे डिपेंड करता है। यह डाटा को 32 बिट और 64 बिट दोनों के रूप में स्टोर कर सकती है। ठीक है, कैसे मेमोरी क्या होती है? देखो, रैम और सीपीयू के बीच में कैसे मेमोरी काम करती है। जो कंप्यूटर है वो रैम से न लेके डायरेक्ट डाटा कैसे मेमोरी से ले लेगा तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। इसी के लिए हम कैसे मेमोरी का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कोई गाना सर्च किया छम्मा छम्मा वाला, तो अभी जब जैसे दोबारा हम CH लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा, वो पूरा गाना उसमें नीचे टाइप होके आने लग जाएगा। तो वो जो टाइप होके आने लग रहा है वो जो जहाँ पे सेव हो रखा है वो कैसे मेमोरी में भी सेव हो रखा है। यूज़र द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है या कॉपी किया जा रहा है वो कैसे मेमोरी में ही स्टोर होता है। मेमोरी स्पीड, मेमोरी अगर स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो रहती है रजिस्टर मेमोरी की होती है, फिर कैसे मेमोरी की होती है, फिर रैम की होती है, फिर HDD और मैग्नेटिक टेप की। ये बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे मैग्नेटिक जो टेप होता है उसकी स्पीड सबसे कम है, उससे ज़्यादा हार्ड डिस्क ड्राइव की है HDD की, फिर रैम की है, फिर कैसे मेमोरी की है, और सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो रजिस्टर मेमोरी की है। वहीं अगर स्टोरेज के मामले में बात करें तो रजिस्टर मेमोरी में सबसे कम स्टोरेज आता है, फिर कैसे मेमोरी में आता है, फिर रैम में आता है, फिर HDD में आता है, और मैग्नेटिक टेप में सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है। अभी आ जाओ, प्राइमरी मेमोरी ख़त्म हो गई, अभी सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। सीपीयू में सीपीयू जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। यदि यूज़र कंप्यूटर पर किए गए काम या डाटा को सेव करना चाहता है ताकि वह उस पर लंबे समय तक काम कर पाए तो कंप्यूटर को बंद करने से पहले सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करता है। ठीक है, इस डाटा को रीराइट, रीयूज या इरेज किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। शैम, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डाटा क्रम से सेव होता है इसमें। अनुक्रमिक मेमोरी भी बोलते हैं इसको हिंदी में।
ठीक है। जैसे जो पुराने टाइम पे डेक मशीन आता था ना, उसमें जो मेमोरी सेव होती थी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ही थी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के रूप में ही डाटा सेव होता था उसमें सैम में, ठीक है। डाटा को जो मैग्नेटिक टेप होता है उसमें क्या है, डाटा को दोबारा बढ़ा सकते हैं उसमें, लेकिन ऐसा करने से पुराना डाटा ख़त्म हो जाता था, ठीक है। डैम क्या होता है, डैम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की बात करें अगर हम, तो इसमें प्रत्येक डाटा का एक इंडेक्स या एड्रेस होता है। मैग्नेटिक डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, एचडीडी या ऑप्टिकल डिस्क हो गई, ये सभी किसके उदाहरण हैं, डैम के उदाहरण हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के। कौन कौन से, मैग्नेटिक डिस्क, एचडीडी एंड ऑप्टिकल डिस्क। पहले हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह ही एक फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, अभी तो ये नहीं चलती है, इसका पहले प्रयोग किया जाता था और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हम स्टोर करते थे, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क की अगर बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क देखो 3 हुआ करती थी पहले, सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे है। सीडी को फुल फॉर्म थी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की थी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। ब्लू रे जो रहता था वो 25 जीबी से लेकर 50 जीबी, 25 जीबी और 2 जीबी दो उसमें आता था। 25 जीबी का सिंगल लेयर होता था, 50 जीबी का डबल लेयर में आता था। और जो डीवीडी थी उसमें जो डाटा सेव होता था मैक्सिमम 4.7 जीबी से 17 जीबी तक होता था। और सीडी जो रहती थी वो मैक्सिमम 700 MB तक ही डाटा स्टोर करती थी, ठीक है। अभी देखो WORM होती है एक चीज़। WORM क्या है, राइट वंस रीड मल्टीपल, ठीक है। अभी सभी जो ऑप्टिकल डिस्क आ रही हैं वो वॉर्म वाली आ रही हैं, राइट वंस रीड ऑप्टिकल, सॉरी राइट वंस रीड मल्टीपल, WORM, राइट वंस रीड मल्टीपल। फ्लैश मेमोरी होती है, उसके बाद में देखो ये स्थाई मेमोरी होती है। पावर सप्लाई हटा लेने पर भी डाटा स्टोर रहता है, जैसे पेन ड्राइव हो गई, SD कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है। अगर पेन ड्राइव की हम बात करें तो पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, USB ड्राइव भी बोलते हैं। पेन ड्राइव का ही जो EEPROM है वो पेन ड्राइव जो है वो EEPROM का उदाहरण है। ये एग्जाम में आता है कि पेन ड्राइव कौन सी, EEPROM का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पेन ड्राइव अगर ऑप्शन में दिया है तो पेन ड्राइव टिक कर देंगे। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण भी है पेन ड्राइव, ठीक है। मेमोरी कार्ड देखो 2 तरह के होते थे, MMC और RSD। MMC क्या है, मल्टीमीडिया कार्ड, RSD होता है रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। एक मेमोरी कार्ड देखो SM कार्ड होता था, एक SD कार्ड होता था। SM कार्ड मतलब स्मार्ट मीडिया कार्ड, SD कार्ड मतलब सिक्योर डिजिटल कार्ड। SD कार्ड की अगर बात करें तो 2 तरह का होता था, एक छोटा होता था, एक थोड़ा बड़ा होता था, मिनी SD कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड। SSD क्या है, देखो कंप्यूटर में यदि डाटा ज़्यादा डाटा स्टोर है तो कंप्यूटर की गति कम ना हो, इसके लिए SSD का यूज़ करते हैं। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी, पिछले प्रोग्राम या ऐप हैं वह वर्चुअल मेमोरी में रन होते हैं, ठीक है। यह HDD की खाली जगह होती है जो वर्चुअल मेमोरी होता है। यह मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जिस ऐप या प्रोग्राम पर कार्य कर रहे हैं वो सब वर्चुअल मेमोरी में ही रहता है। देखो मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट को सामान्यतः मापते हैं बाइट में, लेकिन अगर सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो बाइट होता है। कंप्यूटर डाटा की अगर बात करें सबसे छोटी इकाई जो है, जो कंप्यूटर डाटा जिसमें सेव होता है वो क्या है, मेमोरी डिजिटल बाइनरी डिजिट होती है, बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं या फिर 2 निबल होते हैं, 4 बिट का एक निबल होता है, ठीक है। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं, 1 TB में 1024 गीगाबाइट होते हैं, 1 PB में 1024 टेराबाइट होते हैं और 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कमांड कंप्यूटर को दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। निर्देशों का जो समूह होता है वो प्रोग्राम होता है। विशिष्ट प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्राथमिक जो उद्देश्य होता है डाटा की सूचना को परिवर्तित करना होता है इसका सॉफ्टवेयर का, ठीक है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने का जो काम होता है वो भी सॉफ्टवेयर का ही होता है। सॉफ्टवेयर देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर हो गए ये, और तुम्हारे
कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये सभी क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो यह वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्विच ऑन होने पर कंप्यूटर मेमोरी में सबसे पहले लोड होता है। जैसे MS-DOS हो गया, MS विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, iOS हो गया एप्पल का, ये सभी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है, देखो बूट करने के लिए जो प्रोग्राम बिगड़े हुए हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे एक होती है कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग का मतलब है पीसी को रीस्टार्ट करना। एक वार्म बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग क्या है, जैसे कंट्रोल आल्ट और डिलीट तीनों बटन एक साथ दबाएंगे तो वार्म बूटिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है। असेंबलर क्या होता है, ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। डिजिटल यूनिट, मशीनी भाषा क्या होती हैं, डिजिटल यूनिट जो रहती हैं 0 1 वही मशीनी भाषा होती है। ठीक है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम जो होते हैं उनको सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। फिर असेंबलर लगा होता है वो उसको मशीन भाषा में बदल देता है। मशीन भाषा में जो बदल गया वो प्रोग्राम को बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है। फिर कंपाइलर देखो क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। यह प्रोग्राम को एक बार में पूरी तरह पढ़ लेता है जो कंपाइलर होता है, और सभी एरर बता देता है। एरर दूर करते ही वह डाटा को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ठीक है। कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर जो होता है वो असेंबलर की तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है। ठीक है। इंटरप्रेटर क्या है, देखो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ये लाइन बाई लाइन अनुवाद करता है जो इंटरप्रेटर है। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम एंड लैंग्वेज देख लेते हैं। जो कमांड कंप्यूटर को यह बताते हैं कि उसे क्या करना है वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है, 0 या 1 को। जो प्रोग्राम है देखो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। मनुष्य द्वारा जो प्रोग्रामिंग भाषा का यूज़ किया जाता है वो क्या है, देखो असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो होते हैं। मनुष्य द्वारा जो प्रोग्रामिंग भाषा का यूज़ हो रहा है वो असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर की सहायता से मशीनी भाषा में बदल दी जाती है। मनुष्य द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता है, उसमें फिर सोर्स प्रोग्राम होता है, फिर मशीन लैंग्वेज, उसमें मशीन लैंग्वेज बन के आ जाती है सोर्स प्रोग्राम के बाद में, फिर उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं। सोर्स प्रोग्राम में असेंबलर या कंपाइलर लगा होता है, वो ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। ऑब्जेक्ट कोड के बाद में लिंकर लगा रहेगा जो एग्जीक्यूटेबल कोड में बनाएगा उसको, और एग्जीक्यूटेबल कोड को फिर लोडर क्या करेगा, मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है, देखो माइक्रो प्रोसेसर को यह बताते हैं कि क्या करना है, कहाँ करना है। ठीक है। 3 तरह के निर्देश कोड होते हैं जो इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से हैं, देखो OP कोड होता है, ऑपरेशन कोड, क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है, गुणा करना है, ये सब ऑप कोड के अंडर में आएगा, ऑपरेशन कोड के में। फिर एड्रेस कोड होता है, एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन कोड का ही दूसरा पार्ट जो होता है एड्रेस कोड होता है। ऑपरेशन कहाँ होगा और कहाँ स्टोर होगा ये भी एड्रेस कोड बताएगा। एक ऑपरेंड होता है जहाँ पे ऑपरेशन स्टोर होगा, वो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन कोड जो होता है वो बताएगा। ठीक है। बग क्या होता है, देखो प्रोग्राम में त्रुटि आना या एरर आना बग होता है। डीबग क्या होता है, त्रुटि को सुधार करना ही डीबग होता है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया, किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक प्रोग्राम में कई सिंबलों का यूज़ होता है, इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है। प्रोग्राम का एल्गोरिथम क्या होता है, प्रोग्राम का लॉजिक या स्यूडो कोड होता है। ठीक है। तो उसमें फ्लो चार्ट बनते हैं, कब क्या होगा ये सब उसमें प्रोग्राम की जो एल्गोरिथम होती है उसमें लगाए जाते हैं। देखो कुछ सिंबल्स देख लेते हैं, ये जैसे अंडाकार जो सिंबल है इसका यूज़ किस में करते हैं, प्रोग्राम लिखते टाइम पे। प्रोग्राम को अगर शुरू करना है या समाप्त करना है तो इसका अंडाकार जो सिंबल है इसका यूज़ करेंगे। अब देखो चतुर्भुजाकार जो टेढ़ा सा चतुर्भुज टाइप का है इसका निर्णय या कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, क्या निर्णय लेना है उसके लिए। और ये जो आयताकार जो सिंबल है इसका यूज़ प्रक्रिया के लिए करते हैं, जैसे जोड़ करना है, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना, परसेंटेज करना है। ठीक है। और सर्कल का जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब प्रोग्राम एक पेज से बड़ा हो जाए तो सेकंड पेज में जाना है तो ये एक कनेक्टर के रूप में कार्य करता है सर्कल। और ये देखो ये चतुर्भुज टाइप का जो है ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। ये रिवर्सिबल वाला जो तीर है वो डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। और ये देखो हुक जैसा बना हुआ है जो ये कमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। प्रोग्रामिंग भाषा देख लेते हैं। पीढ़ी के अनुसार 5 भाग हैं इसके, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक हम इसको देख लेते हैं।
लो लेवल जो लैंग्वेज थी वो प्रथम पीढ़ी में और द्वितीय पीढ़ी में यूज़ होती थी। प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा का यूज़ होता था, द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा का यूज़ होता था। हाई लेवल लैंग्वेज जो है तीसरी पीढ़ी से स्टार्ट होती है। तीसरी पीढ़ी में भी कौन कौन सी देखो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता था। फोर्ट्रान हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, कोबोल हो गया, ठीक है, C# हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गई। ये सभी क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी जो तीसरी पीढ़ी में स्टार्ट हो गई थी। चतुर्थ पीढ़ी की अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो कौन कौन सी हैं, पर्ल है, पाइथन है, रूबी है, मैटलैब है, ठीक है, या ओरेकल है। ये चतुर्थ पीढ़ी की हैं। पांचवी पीढ़ी की अगर बात करें तो लिस्प है, प्रलॉग है, मर्करी है, OPS5 है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का क्या है फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। वेरिएबल्स देख लेते हैं, या मेमोरी लोकेशन होता है जहां डाटा स्टोर किया जाता है सेव करने के लिए, ठीक है। पहचाने कैसे, देखो वेरिएबल क्या होता है, देखो जैसे 54 अमित है, अमित ए कैपिटल और फिर 54 है, अमित @12 है, अमित 54 है, अंडरस्कोर अमित 54 है, अमित _54 है। तो इसमें से कौन से वेरिएबल यूज़ किए जा सकते हैं, तो उसका जो यूज़ करने का जो तरीका है, देखो अंग्रेजी अक्षर लिख सकते हैं इसमें, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों लिख सकते हैं। सिर्फ अंडरस्कोर का ही प्रयोग होता है, अंडरस्कोर के अलावा और कुछ नहीं यूज़ कर सकते। अंकों का प्रयोग बाद में कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। तो इसमें से जो 54 अमित है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंकों का प्रयोग पहले किया गया है। अमित 54 ये वेरिएबल एक्सेप्टेबल है। अमित @12 है, ये गलत हो जाएगा, @ का यूज़ नहीं होता है वेरिएबल के रूप में। अमित 54 सही है। अंडरस्कोर अमित 54 भी सही है, अंडरस्कोर का प्रयोग पहले कर सकते हैं। अमित _54 ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंडरस्कोर और @ दोनों का यूज़ किया गया है, ठीक है। डाटा टाइप देख लेते हैं, इंट, चार, CHAR, INT, फ्लोट और डबल, किसी भी प्रकार का, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना रिजर्व कीवर्ड होता है जिसका प्रयोग वेरिएबल के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे टाइप देख लेते हैं, डाटा टाइप देख लेते हैं। बेसिक डाटा जो टाइप होता है वो इंट, चार, फ्लोट और डबल होता है। डिराइव्ड डाटा टाइप में अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन होते हैं। इन्यूमरेशन में एनम होता है। वॉइड में वॉइड डाटा टाइप जो होता है उसमें वॉइड वर्ड होता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में कुल 32 कीवर्ड होते हैं जिनका प्रयोग वेरिएबल के रूप में नहीं होगा, जैसे ऑटो है, ब्रेक है, केस है, चार है, कॉन्स्ट है, कंटिन्यू है, डिफ़ॉल्ट है, डू है, डबल है, एल्स है, एनम है, फ्लोट है, फॉर है, गो टू है, ठीक है। इंट है, लॉन्ग है, रजिस्टर है, रिटर्न है, शॉर्ट है, साइंड है, साइज ऑफ है, स्टैटिक है, स्ट्रक्ट है, स्विच है, टाइप डेफ है, यूनियन है, अनसाइंड है, वॉइड है, वोलेटाइल है, वाइल है। एक कीवर्ड का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के रूप में, ठीक है। ऑपरेटर में देखो अर्थमेटिक में इसका यूज़ होता है प्लस माइनस, गुणा या भाग, परसेंटेज, ठीक है। लॉजिक देख लेते हैं एक बार, एंड और एंड नॉट। एंड को देखो एंड ऐसे करके लिखते हैं, और को ऐसे दो डंडे ऊपर से, नॉर को ऐसे जो एक्सप्लेनेटरी मार्क होता है उसकी तरह लिखते हैं। रिलेशन या फिर कंपैरिजन के लिए देखो बड़ा होगा या बड़ा होगा, बराबर होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, बराबर या छोटा होगा, बराबर या बड़ा होगा, बड़ा या छोटा होगा, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाटा को सही तरीके से मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना ही डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ताकि समय की बर्बादी ना हो और कम समय में डाटा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा सके। उदाहरण जैसे अमेजोन वाले हैं, फ्लिपकार्ट वाले हैं, SSG गुरुकुल हो गया। ऐप वीडियो अलग हो रहती है, उसमें सब्जेक्ट वाइज होती हैं, PDF वाइज होती हैं, कैटेगरी अलग अलग होती है, तो यही डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। डाटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इस डाटा स्ट्रक्चर में एक वैल्यू को ही एक डाटा मान लिया जाता है, जैसे INTG है, फ्लोट है, चार है, बोलेम है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दो तरह का होता है, लीनियर या रैखिक डाटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर या अरैखिक डाटा स्ट्रक्चर। अगर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें तीन तरह का है, देखो अरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया।
और अरैखिक डाटा स्ट्रक्चर या फिर नॉन लीनियर की बात करें तो ये दो तरह का होगा, ट्री या फिर ग्राफ। देखो लीनियर जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके जो 3 पार्ट हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। अरे क्या होता है, एक ही डाटा रहता है, इसमें एक ही प्रकार का डाटा रहेगा, बहुत सारा डाटा, ठीक है। चौर एंड फ्लोट डबल तीनों का, इसमें चारों का यूज होता है वेरिएबल का। अभी इसमें क्या होता है, जिसके अनुसार पहले डाटा डाला गया डाटा सबसे अंत में तथा अंत में डाला गया डाटा जो रहता है वो सर्वप्रथम प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे ABCDE डाटा है, ए सबसे पहले डाला गया है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो ये लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, जो ये है स्टैक वाला जो है, स्टैक वाला जो है वो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लास्ट में जो इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा इसमें, ठीक है। क्यू में क्या होता है, बैंक में लगी लाइन की तरह होता है, फीपो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। जैसे जो पहले आया वो पहले आउट हो जाएगा, दोनों तरफ से खुला रहता है, पहले आओ पहले पाओ वाला। इस डाटा स्ट्रक्चर में एक तरफ से डाटा डाला जाता है और दूसरी तरफ से निकाला जाता है। नंबर सिस्टम देख लेते हैं। कंप्यूटर डाटा जो है वो मशीनी भाषा में ही समझता है, बाइनरी डिजिट में इसको बिट बोलते हैं, या तो 0 या तो 1। बाइनरी संख्या जो रहती है वो जो कंप्यूटर की जो नंबर सिस्टम है वो 4 तरह के हैं। देखो नंबर सिस्टम कितने तरह के हैं, देखो बाइनरी संख्या है, ऑक्टेल संख्या है, दशमलव संख्या है, या फिर हेक्साडेसिमल संख्या है, ठीक है। तो इनका कन्वर्जन देखेंगे एक बार। देखो बाइनरी संख्या क्या होती है, इसका आधार 2 होता है, या तो 0 या तो 1। 0 को देखो ऑफ भी बोलते हैं, फाल्स बोलते हैं, प्रवाह नहीं या स्विच ऑफ बोलते हैं। 1 मतलब ऑन, ट्रू हो गया, प्रवाह हो रहा है या स्विच ऑन हो गया, ठीक है। ऑक्टेल संख्या जो होती है उसका आधार 8 होता है, ठीक है। आधार 8 होता है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 तक होती है ये आधार 8, ठीक है। जैसे 2 3 5 इसका बेस 8 है, ये सही है, ऑक्टेल है। लेकिन वहीं 4 9 8 बोलेंगे तो ये ऑक्टेल संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 7 से बड़ी वाली संख्या आ रही है, 9 और 10, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर होगी 498 जो है, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होती है, जिसका आधार 10 होता है। डेसिमल नंबर में कौन कौन से नंबर का यूज़ होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10, ठीक है। तो 7 8 9 इसका आधार जो है 10 हो सकता है, तो ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। वहीं हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो उसमें जो आधार होता है वो 16 होता है। न्यूमरिक नंबर जो रहते हैं इसमें 1 से लेकर 9 तक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर अल्फ़ाबेट आते हैं 9 के बाद में, ABCDEF, A और 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना, जैसे 43 है, ये दशमलव संख्या है, इसका बेस जो है वो 10 है। इसको अगर हमें बाइनरी संख्या में बदलना है, बाइनरी संख्या के लिए सीधा क्या करेंगे, 43 में 2 से भाग देंगे। तो पहले और जितनी बार जैसे पूरी अगर जा रही है, पूरी जा रही है तो रिमाइंडर में 0 लिखेंगे, और पूरी बार नहीं जा रही है, शेषफल बच रहा है, तो उस शेषफल को हम इधर रिमाइंडर में लिखते जाएंगे। 2 से 43 में भाग गया, 21 बार गई, एक रिमाइंडर लिख दिया, ठीक है। फिर 2 से 21 में भाग दिया, 10 बार गई, तो पूरी तरह से नहीं जा रही, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, इधर लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 10 में 0 पूरी चली जाएगी, 0 लिख देंगे, 5 आ जाएगा। फिर 2 से 5 में देंगे, 1 आ जाएगी शेषफल, ठीक है। फिर 2 से देंगे, 5 में 2 बार जाएगी तो पूरी नहीं जाएगी, 1 लिख देंगे। फिर 2 से 2 में देंगे, 0 बार चली जाएगी पूरी, नीचे 1 आ जाएगा। 1 से लेके उल्टा करके इसको पूरा बाइनरी नंबर में हम लिख देंगे। तो 43 दशमलव जो संख्या है उसका बाइनरी संख्या क्या हो जाएगा, 101011, ठीक है। बाइनरी संख्या को अगर दशमलव संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे, जैसे इसी को ले लेते हैं, 43 वाली को ही बाइनरी संख्या जो है 101011, तो इसको दशमलव में बदलने के लिए जो सबसे लास्ट वाली है उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे लास्ट में 1 है तो 1 × 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा ये। फिर 1 × 2 टू द पावर 1 2 हो जाएगा, 0 × 2 टू द पावर 2 0 हो जाएगा। फिर 1 × 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा। फिर 0 × 2 टू द पावर 4 0 हो जाएगा। फिर 1 × 2 टू द पावर 5 ये 32 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे 1 2 8 एंड 32 को, जो 43 हो जाएंगे। तो जो 101011 का जो डेसिमल नंबर है वो 43 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल को ऑक्टेल में अगर हमें बदलना है तो डेसिमल का 10 आधार होता है, ऑक्टेल का 8 होता है। तो जो डेसिमल नंबर है जैसे 527 है, इसको ऑक्टेल में बदलना है तो 8 से भाग दे देंगे ऑक्टेल नंबर के लिए। तो वही उसी तरह से भाग देंगे, जो शेषफल बच रहा है उसको रिमाइंडर में लिखते जाएंगे। जितनी
बार जा रहा है वो उसमें लिखते जाएंगे, और जब तक शेषफल ए का नहीं आ जाता तब तक हम भाग देते रहेंगे और उसको उल्टा करके सेम लिख देंगे। जैसे 527 को अगर डेसिमल को हमें ऑक्टल में लिखना है तो कितना आ जाएगा 1017। ठीक है। ऐसे डेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में बदलना है तो क्या करेंगे, 16 से भाग दे देंगे उस संख्या में, और जो रिमाइंडर आएंगे उनको लिख देंगे। जैसे कहीं अगर 15 आ रहा है तो 15 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 9 तक आ रहा है तो वो तो आपका डेसिमल में हो जाएगा 0 से 9। अगर 10 आ रहा है तो ए लिखेंगे रिमाइंडर, अगर 11 आ रहा है तो बी लिखेंगे, 12 आ रहा है तो सी लिखेंगे, 13 आ रहा है तो डी लिखेंगे, 14 आ रहा है तो ई लिखेंगे, और 15 आ रहा है तो एफ लिखेंगे। ठीक है। अभी आ जाओ ASCII, इसमें कुल 56 कोड होते हैं। जो एस की जो फॉर्मेट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस की कीबोर्ड। ठीक है। इसमें कुल 56 कोड होते हैं। कैरेक्टर को बाइनरी संख्या में और डेसिमल को बाइनरी संख्या में बदल दिया जाता है। इसमें मानक जो होता है इसमें 0 से लेकर 127 तक होता है, टोटल 128, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 128 से 256 तक। तो टोटल कोड इसमें आज की की में कितने होते हैं, 256 होते हैं। अंग्रेजी वर्ड है, जैसे आपका कैपिटल ए है, इसका जो आस्की की होता है वो 065 होता है, बी का 066 होता है, जेड का 090 होता है। फिर स्मॉल लेटर की अगर बात करें तो स्मॉल ए जो है 097 से स्टार्ट होगा, फिर स्मॉल बी 098, और जेड हो गया आपका 122। ठीक है। 097 का जैसे हमें एस्की की का अगर बाइनरी कोड निकालना है तो उसी फॉर्मेट में निकाल देंगे हम, 2 से 97 को भाग दे देंगे तो जो भी आएगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है। जैसे ये आ रहा 11000001। ठीक है। तो ये हो गया। दुनिया की अन्य भाषाओं को समझने के लिए एस्की कोड पर्याप्त नहीं था, या तो सिर्फ बेसिक इंग्लिश कैरेक्टर को समझता था, या 128 कैरेक्टर को सपोर्ट करता था, या प्रत्येक कोड के लिए 1 बाइट या 8 बिट का यूज़ करता था। उसके बाद में यूनिकोड आ गया, यह 1 लाख से भी ज़्यादा कैरेक्टर को सपोर्ट करता था, यह प्रत्येक कोड के लिए 4 बाइट का यूज़ करता था। ठीक है। जैसे 8+8+8+8 UTF-8 हो गया, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है। BCD क्या है, देखो बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, या डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के समकक्ष बदलने की एक प्रक्रिया है, इसमें प्रत्येक अंक 4 बिट का होता है। UTF-8 का मतलब है 8 बिट वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग। UTF-16 का मतलब है 16 बिट वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग। UTF-32 का मतलब है 32 बिट वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग। BCD की अगर हम बात करें तो देखो 0 का जो BCD होता है 00004, 4 बिट का होता है ना एक BCD में, वो तो 4 लिख देंगे। 1 का होता है 0001, 2 का होता है 0010, 3 का होता है 0011, 4 का होता है 0100, 5 का होता है 0101, 6 का होता है 0110, 7 का 0111, 8 का 1000, 9 का 1001। अब 65 का BCD लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसमें 6 और 5 है तो 6 का BCD लिख देंगे। 6 का जो BCD है वो कितना है 0110, और फिर 5 का लिख देंगे 0101। तो ये पूरा टोटल मिला के 65 का BCD कोड हो जाएगा। ठीक है। जैसे 7 का हमें निकालना है तो 2 से भाग देंगे 7 में, तो 7 का कितना आ जाएगा, 111 आ रहा है तो 4 बिट का होता है तो 1 0 आगे लगा देंगे तो 0111 हो जाएगा 7 का। ऐसे 3 का निकाल देंगे, 3 में भाग देंगे 2 से तो एक बार जाएगी, 11 आ गया, ये 11 है तो 4 बिट का होता है BCD, तो ये 2 0 और लगा देंगे। ठीक है। आगे तो 0011 हो जाएगा। XS-3 कोड की अगर बात करें, XS+3 कोड, XS+3 कोड में अगर बदलना है कोई BCD कोड हमें तो क्या करेंगे, जैसे हमें मान के चलो 4 को XS3 कोड में बदलना है तो 4 में +3 कर देंगे, 7 का जो भी बाइनरी कोड होगा वही 4 का XS3 कोड हो जाएगा। ठीक है। लॉजिक गेट की अगर बात करें तो कंप्यूटर के इलेक्ट्रिक सर्किट के आधार होते हैं, ये सिग्नल जो होता है वो बाइनरी कोड में ये फॉर्म होता है। इनपुट एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है। लॉजिक गेट की अगर बात करें तो इसमें 3 तरह के गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है। तो अभी हम जैसे एंड गेट की अगर बात करें तो यदि दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा।
दो इनपुट होते हैं इसमें, एक आउटपुट होता है। यदि दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट सदैव लो आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे कोई इनपुट दो हैं ए और बी, तो आउटपुट कैसे आएगा। देखो, ए अगर 1 है और बी 0 है तो आउटपुट 0 होगा। ठीक है, तो कोई भी एक, अगर इसमें क्या है, दोनों में इनपुटों में से कोई भी एक इनपुट अगर लो हो गया तो आउटपुट हमेशा लो आएगा। तो 1 0 का तो आउटपुट 0 हो जाएगा, 1 1 है तो 1 हो जाएगा, 0 1 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक आउटपुट 0 हो गया ना, तो 0 हो जाएगा। एंड गेट में 0 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और गेट में क्या है, ये दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हाई होगा। यदि दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई हो जाएगा। उसका बिल्कुल एकदम एंड वाले का उल्टा है ये। अगर इसमें कोई भी जैसे एक हाई हो गया तो आउटपुट भी हाई हो जाएगा। जैसे 1 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, वहाँ पे 1 0 था तो आउटपुट 0 हो रहा था एंड वाले में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इनपुट, अगर एक इनपुट लो होगा तो पूरा आउटपुट लो हो जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है, और गेट में क्या है, एक अगर इनपुट, कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई हो जाएगा। 1 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 0 0 है तो 0 रहेगा, 1 1 है तो 1 हो जाएगा। नॉट गेट क्या करता है, देखो इसमें एक इनपुट होता है, उसका एक आउटपुट होता है। एक जैसे ए इनपुट है, एक है तो आउटपुट 0 होगा, 0 है तो 1 होगा, इसमें उल्टा काम करता है। ठीक है, इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई होगा, और इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट लो होगा नॉट गेट में। किस गेट को कॉम्प्लीमेंट्री गेट या इन्वर्टर कहते हैं, तो नॉट गेट को या फिर यूनरी गेट कहते हैं। तो नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंट्री या इन्वर्टर या फिर यूनरी गेट भी बोलते हैं। कुछ अन्य गेट्स देख लेते हैं। नैंड, NAND, ये एंड और नॉट का मिक्सर है। यह एंड गेट के आउटपुट का अपोजिट होता है, अर्थात यदि एंड गेट में किसी आउटपुट का मान 0 है तो नैंड गेट में उसका आउटपुट 1 होगा, या फिर 1 है तो 0 होगा इसमें नैंड में। ठीक है, नॉर गेट क्या होता है, एक और नॉट गेट का मिक्सर होता है। इसका आउटपुट जो होता है सदैव और गेट का अपोजिट होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अभी इंटरनेट स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।